बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सदीक जान से हम बात करेंगे नवाज शरीफ की APC में तकरीर को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही थी। आज की इस तकरीर के बाद लगता ये है कि जो अपोजिशन जमातें मिलकर कोई दरमियानी रास्ता निकालना चाहती थी कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, लेकिन नवाज शरीफ की तकरीर को सुनने के बाद लगता यह है कि उनकी जानिब से APC पर जैसे कोई खुदकुश हमला कर दिया गया है। आज की APC के हवाले से भी सदीक जान से बात करेंगे, नवाज शरीफ की तकरीर के हवाले से भी बात करेंगे और APC के इनेकाद से एक रात कबल इस्लामाबाद में क्या एक्टिविटीज़ होती रहीं, क्या मुलाकातें होती रहीं और नवाज शरीफ की तकरीर के बाद सहाफ़ी क्या चहमगोयाँ करते रहे। तो अपना सदीक जान, पहले तो आप ये बताएँ कि नवाज शरीफ की तकरीर को समझते हैं आप कि आज APC पर एक हमला किया गया, खुदकुश हमला किया गया? देखें, आज उन्होंने फजल रहमान साहब जो चाहते थे वही किया है। फजल रहमान साहब यही चाहते थे कि यही टोन हो, यही बातें हों, इस तरह की एग्रेसिव चीज़ें हों। लेकिन मैं आपको इमरान वसीम साहब बताऊं कि मुस्लिम लीग नून की कभी भी सियासत जो है ना वो इस तरह से एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत नहीं रही। हमेशा ये गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं। नवाज शरीफ साहब बज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ होते हैं, शहबाज शरीफ उनका मिन्नत अल्लाह करते हैं, लेकिन ये पहली मरतबा हम ये देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने बहुत सारी तकरीरों में जो बातें की हुई थी, पहली मरतबा वो सारी एक ही तकरीर में करके और इस तरह से फ़ौज के ऊपर हमले किए हैं। तो अब नून लीग की, क्योंकि एक होता है ना कि जिसमें कैपेसिटी होती है किसी काम करने की, अगर वो करता है तो ठीक है। उसके जिस जमात के ख़मीर में ये चीज़ नहीं है, जिस जमात को पाला पोसा बड़ा इस्टेब्लिशमेंट ने किया, जिस नवाज शरीफ की सियासी पैदाइश एक जो है वो जनरल जलानी की गोद में हुई, जिस नवाज शरीफ को सियासी तौर पर पाला पोसा जनरल ज़ियाउल हक ने, जो नवाज शरीफ पहली बार वज़ीर-ए-आज़म बना ISI के पैसों से, जो नवाज शरीफ 2013 में फ़ौज के साथ मामला तय करके इक़्तिदार में आया, वो नवाज शरीफ और वो नून लीग कैसे एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो सकते हैं? आपको याद होगा एक मरतबा ख्वाजा सादिर रफ़ीक साहब ने एक बात की थी और वो ख्वाजा सादिर रफ़ीक साहब ने बात ये की थी कि जब आप एक बयानिया बनाते हैं, अगर आप उसके हवाले से तैयार होते हैं तो फिर वो बयानिया जो है वो चल सकता है, वो चलता है। जब आपके ख़मीर में ही नहीं है रेजिस्टेंस। जान, आपकी बात काटना चाहूँगा, अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये हमारे नाजरीन आपको सुनना चाहते हैं, बड़ी आपको तवज्जो के साथ सुनते हैं। ये जब तकरीर की गई, तकरीर के बाद यहाँ पे जो सहाफ़ी ठहरे थे उनकी बातें वो क्या कर रहे थे नवाज शरीफ की तकरीर के हवाले से? वो ये कह रहे थे कि शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि अगर ये तकरीर मेरे पास होती तो मैं इसको संभाल के रख लेता, कभी भी ये तकरीर जो है वो मीडिया के सामने या सोशल मीडिया पर नहीं करता। और ये भी कहा जा रहा है कि ये तकरीर करके नवाज शरीफ ने जो आसिफ अली जरदारी हैं, जो शहबाज शरीफ हैं, उन्हें परेशान कर दिया है। उनके लिए जो है एक इम्तिहान बन गया है, क्योंकि कल रात को जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा था, यहाँ पर बड़ी मुलाकातें होती रहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात की, उसके साथ जो मुस्लिम लीग नवाज़ का वफ़द था उसके साथ मुलाकात की। एक डेडलॉक जो है वो APC से पहले मौजूद था। डेडलॉक इस बात में मौजूद था, पीपल्स पार्टी इस बात पर जोर दे रही है कि आप तहरीक अदम एतमाद लेकर आएँ। मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि नहीं, तहरीक अदम एतमाद नहीं होनी चाहिए, हमें रवायती जो तरीके वो अडॉप्ट नहीं करने चाहिए, हमें असम्बलियों से इस्तीफ़े देने चाहिए। जबकि दूसरी जानिब आज जो नवाज शरीफ हैं उनकी जानिब से भी मौलाना फजल रहमान के साथ जो उनका मौक़िफ़ है उस पर रजामंदी का इजहार कर दिया गया है। तो जो डेडलॉक APC से एक रात पहले मौजूद था तो आज भी मौजूद है। तो डिक्लेरेशन जो भी आएगा, लेकिन मेरे ख्याल से मुश्किल सूरत हाल बन चुकी है सिंध हुकूमत के लिए, किस तरह से असम्बली तहलील की जाए, किस तरह से एक बनी बनाई हुकूमत 5 साल की, अभी 2 साल गुजरे हैं, 3 साल बाकी पड़े हैं, वो हुकूमत कैसे पीपल्स पार्टी या जरदारी छोड़ने के लिए तैयार होंगे? सूरत हाल तो काफ़ी मुश्किल बन चुकी है नवाज शरीफ के खिताब के बाद। देखें, बात यह है कि पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल नहीं चाहती कि असम्बलियाँ जो हैं वो ख़त्म हो। पीपल्स पार्टी तो 5 साल पूरे करना चाहती है। उसकी एक देखें ना, अब हर बंदे को पता है, जो भी जी शऊर है, कि पीपल्स पार्टी सिंध की जमात है। 10 बार भी इलेक्शन करवा दें तो ज़्यादा से ज़्यादा वो सिंध में आ जाएंगे दोबारा। वो सिंध उनके पास ऑलरेडी, तो उन्हें क्या चाहिए? और उन्हें तो कोई मसला नहीं है। मसला तो है नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को भी मसला नहीं है। और देखें, जो आपने बात की कि शहबाज शरीफ के बारे में मैं इस नकवी साहब के साथ वीडियो कर चुका हूँ। शहबाज शरीफ साहब बात में एक ऐड करूँगा, जो आपने नवाज शरीफ की तकरीर के हवाले से बात की ना, नवाज शरीफ का एक खासा है कि वो इस तरह की तकरीरें उस वक्त करते हैं जब वो अपोजिशन में होते हैं, जब वो इक़्तिदार में नहीं होते। सूरत हाल ये बन चुकी है कि नवाज शरीफ के लिए, जैसे हम कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, वो खुद असम्बली में मौजूद नहीं है, यही सूरत हाल नवाज शरीफ के साथ भी है। वो ताहयात सियासत से नाअहल हो चुके हैं। तो लिहाजा अगर उन्हें इस APC से कुछ मिलेगा, कुछ फ़ायदा ही होगा, लेकिन उनके लिए, उनके पास भी खोने के लिए कुछ नहीं है। ये बात आपकी दुरुस्त है। मैंने ये दोस्तों को कह रहा था कि नवाज शरीफ विन विन पोजीशन है ना, कि जिस सतह तक पार्टी नीचे चली गई उससे नीचे उसने कहाँ जाना है। नवाज शरीफ पहले ही बाहर बैठे हैं पाकिस्तान, वो नहीं आ सकते। मैं 2 चीज़ें मैंने पिछले 3-4 दिनों में 2 खबरें दी। एक मैंने ये दी थी कि नवाज शरीफ साहब फैसला कर चुके थे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं आना। फिर दोबारा ये थोड़ी सी होने लग गई, ये लगा कि आज शायद ऐलान कर दें वापसी का, ये बड़ा ऐलान होगा, लेकिन आज उन्होंने ऐलान नहीं किया तो इसका मतलब वापस तो नहीं आ रहे।
दूसरी बात यह है सर कि शहबाज शरीफ साहब ऐलान ने भी नहीं किया, जो तकरीर की है उसको देख के भी साफ ही यही बात कर रहे हैं कि शायद अब नवाज शरीफ वापस ना आए। नहीं आएंगे, वो फैसला लगा चुके। दूसरा यह है कि जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब की बात है, शहबाज शरीफ बहुत परेशान है। शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया है कि मैं जेल जा रहा हूँ, मैं गिरफ्तार हो रहा हूँ, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के केसेस आप और हम तो अदालतों को कवर करते हैं जिसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इतना क्लियर हो, जिसमें चेक मौजूद हो, जिसमें वादा माफ गवाह आ चुके हों, जिसमें प्ली बार्गेन वाले आ चुके हों। जरदारी साहब और शहबाज शरीफ दोनों के केसेस इस वक्त ऐसे खतरनाक मरले के ऊपर हैं कि इन दोनों का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो अब इस सारी सूरत हाल में नवाज शरीफ साहब ने बहुत मुश्किल पैदा कर दी है अपनी पार्टी के लिए। जिस पार्टी के खमीर में रेजिस्टेंस नहीं है, मज़ामत नहीं है, उस पार्टी को वो लड़वाना चाहते हैं, तो कैसे लड़ेगी वो पार्टी? तो क्या देखते हैं फिर एपीसी का क्या नतीजा निकलेगा? ये तो मुझे लगता है डेडलॉक इसी तरह से बरकरार रहेगा और बड़ा वो लॉलीपॉप किस्म का डिक्लेरेशन जारी कर दिया जाएगा। बल्कि राना सनाउल्लाह ने तो कहा है कि हम पहले रोड्स गर्म करेंगे, सड़कों पर निकलेंगे। तो फिर नवाज शरीफ की बात कहाँ रह जाएगी? ये ट्रक की बत्ती है, एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएंगे। और ये असल में लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं कि पहले जो 4-5 एपीसीज हुई उनमें भी बड़ी बड़ी धमकियाँ, बड़ी बड़ी गिदर भपकियाँ, ये कर देंगे वो कर देंगे, उनमें भी कुछ नहीं हुआ। तो अब इसमें जो सूरत हाल है आज भी, अब इसमें मसला ये है कि इस एपीसी में अगर आप देखेंगे जो भी आलामी आएगा, असल तो बात है ऐलान तो होते रहते हैं, असल देखना ये होगा कि भाई ऐलान पर अमल दरामद कितना हुआ है। अगर तो अमल दरामद होगा तो है, वरना ऐलान तो इससे पहले ये 50 कर चुके हैं। तो क्या समझते हैं नवाज शरीफ, जैसे मैंने बताया कि अपोजिशन में रहते हुए जब हुकूमत में नहीं होते, हुकूमत से बाहर होते हैं, तब इतनी धुआंधार किस्म की तकरीरें करते हैं, तगड़ी तकरीरें करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, सिविल सुपरमेसी की बात करते हैं। दूसरी तरफ उनके जो भाई होते हैं, कॉलम लिखे गए हैं जिसकी तरदीद कोई नहीं आई, सोहेल वड़ाई साहब ने लिखा था, तो उनके भाई तो डील करने के लिए तैयार होते हैं। आज से चंद रोज़ पहले जब फैटफ की कानून साजी हुई, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये लोग कहाँ पर गए थे, वहाँ पर किस तरह से मुबारकबादें वसूल की, मुबारकबादें दी भी गई। तो ये किस तरह से फिर सिलसिला चलेगा? तो फिर आवाम को बुद्धू बनाया जा रहा है, आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जो नून लीग के सपोर्टर हैं, जो पीपल्स पार्टी के वोटर्स हैं। देखें, अगर कोई बेवकूफ़ बनना चाहता है तो उसको तो बेवकूफ़ बनने से कोई नहीं रोक सकता ना। अगर आप भी कोई बेवकूफ़ बनना चाहते हैं तो हम क्या कह सकते हैं। लेकिन ये तो अब तय हो गया है कि ये सारा एक जो ड्रामा है, और अब क्योंकि अजान शुरू हो गई है तो फिर इंशाल्लाह थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। मेरे ख्याल से वीडियो अभी हमारी यहाँ पे रहती है। जी सदीक जान साहब, आप कुछ बात कर रहे थे, कंटिन्यू करें। जी, मैं ये कह रहा था इमरान वसीम साहब के, देखें आपने जो एक बात की ना, मुझे उससे थोड़ा सा इख्तलाफ है। वो ये है कि ये सिंपल समझने वाली बात ये है कि ये गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं। ऐसा नहीं है कि नवाज शरीफ वाकई फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं और शहबाज शरीफ फ़ौज के साथ जो है वो चलते हैं। देखें, शहबाज शरीफ जब फ़ौज के पास जाते हैं तो वो रिलीफ किसके लिए लेके आते हैं, वो फ़ायदा किसके लिए लेके आते हैं, वो डील और ढील किसके लिए लेके आते हैं? शहबाज शरीफ की फ़ौज के साथ तल्लुकात और राब्तों के सबसे बड़े बेनिफिशियरी तो नवाज शरीफ साहब हैं। अब तो वो खुद भी हैं भाई, उनके बच्चे भी हैं, उनकी बेटियां भी हैं, उनकी अहलिया भी हैं, शहबाज शरीफ खुद भी हैं, उन सबके केसेस हैं भाई। नवाज शरीफ साहब को जिन हालात में भेजा है शहबाज शरीफ साहब ने, वो उसका क्रेडिट तो उनको जाता है। आप भी उस कोर्ट रूम में मौजूद थे, मैं भी मौजूद था उस समात में, जब उस वक्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खान खोसा साहब ने कहा था कि पाकिस्तान की अदालती तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि किसी सज़ा याफ्ता मुजरिम को पाकिस्तान से बाहर भेजा गया हो। आसिफ सईद खान खोसा साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, और उसके बाद बावजूद नवाज शरीफ को ऐसे जैसे वो कहते हैं ना कि मक्खन में से बाल निकालना, मक्खन में से बाल की तरह निकाल के और शहबाज शरीफ ने बाहर भिजवा दिया है। तो शहबाज शरीफ के फ़ौज से तल्लुकात के सबसे बड़े बेनिफिशरी तो नवाज शरीफ साहब खुद हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। सदीक जान हमारे साथ मौजूद थे, आपने उनका बड़ा दलेराना किस्म का, तगड़ा किस्म का तबसरा सुना है। डिक्लेरेशन क्या आता है एपीसी का, उस हवाले से अगली वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।